हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, लास्ट वीडियोस में आप लोगों को मैंने बिजनेस लॉ के बारे में बताया था। बेसिकली लॉ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन हम लोगों ने किया था लॉ के बारे में। ठीक है, आज जो है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट जो है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ना। सीए फाउंडेशन पेपर 2 बिजनेस लॉ का फर्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को एक्ट जो पढ़ना था वो पढ़ना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये चीज पढ़ने से पहले आप लोगों को शायद याद होगा, आई होप मैंने आप लोगों को बेयर एक्ट के बारे में बताया, शायद आप लोगों को याद हो। बेयर एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेयर एक्ट होता क्या है। बेयर एक्ट के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि बेयर एक्ट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर जो लॉ बनाया जाता है तो सबसे पहली बार उसको बेयर एक्ट के अंदर लिखा जाता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो लॉ होता है बेटा वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में होता है। किसमें होता है? पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में होता है और बिल्कुल स्क्रैच फॉर्म में होता है, बिल्कुल ये रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जब बेयर एक्ट के अंदर सारे लॉज को लिखे जाते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी लिखा गया होगा, है ना। तो हम लोग किसकी भाषा पढ़ेंगे? बेयर एक्ट की भाषा पढ़ेंगे। किसकी भाषा पढ़ेंगे? हम बेयर एक्ट की भाषा पढ़ेंगे। हम लॉ पढ़ने वाले लोग हैं बेटा। बेयर एक्ट जो है हमारे लिए एक, कह सकते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ वालों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, है ना। बेयर एक्ट बिना इसके कोई भी लॉ की डीप नॉलेज नहीं ले सकता है। तो बेयर एक्ट के अंदर एक बातें मैं आपको बता दूं कि बेयर एक्ट जो है बेटा के अंदर जो लॉज लिखे होते हैं वो बेसिकली पैराग्राफ्स और हेडिंग्स में डिवाइड होता है। पैराग्राफ्स और हेडिंग्स में डिवाइड होता है और इसी पैराग्राफ्स और हेडिंग्स को सेक्शन कहा जाता है। SECTION और हिंदी में इसको धारा कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बेयर एक्ट के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धाराओं में बटा हुआ होगा कि नहीं होगा बेटा? हेडिंग्स और पैराग्राफ्स में जो होंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेयर एक्ट के अंदर पैराग्राफ्स और हेडिंग में बटा होगा। तो किस तरीके से क्लासिफाई किया गया होगा पैराग्राफ्स में? तो बेटा इस तरीके से पैराग्राफ्स में उसको बांटा गया है। क्या बांटा गया है? पहले कहा गया कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा गया? जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ठीक है दोस्त। और सेकंड, लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी शायद नहीं हुई होगी आपको अभी तक। चलिए, तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली इसको सेक्शंस में बांटा गया और वो सेक्शन का नाम दिया गया सेक्शन 1 to 75। देख लेना बेटा, सेक्शन 1 to 75। और जो लॉ रिलेटिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको बांटा गया सेक्शन 124 to 238। ठीक है, लिख लेना बेटा इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, लिख लेना।
लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1-75, लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 to 235। आप लोगों के मन में कुछ शंकाएं, कुछ बातें आ रही होंगी कि सर ये सेक्शन 1-75, उसके बाद आप सीधा सेक्शन 124 और सेक्शन 124 to 238 पे आ गए। सर बीच का कहां गया? बेटा बीच का आया, इसको नाम दिया गया बेटा सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 76 to 123। क्या नाम दिया गया? सेक्शन 76 to 123। मैंने क्या बोला? जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1-75, लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 to 238, स्पेशल सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 76 to 123 था। मैं था क्यों बोल रहा हूं, बाद में समझ में आएगा कि मैं था बोल क्यों रहा, है ना? समझिए। देखो बेटा पहले, हाँ अब तीसरी बात, लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप सेक्शन 239 to 266। क्या बोला मैंने? जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1-75, लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 to 238 सॉरी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 76 to 123, लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप सेक्शन 239 to 226। मैंने यहां पे था बोला था, वो था मैंने इसलिए बोला था, देखो बेटा पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जब लिखा गया था तो उस टाइम पे, समझना बेटा बहुत गौर से, बहुत बारीक बात बता रहा हूं मैं, सेक्शन 1 से लेकर के 266 था। क्या था? सेक्शन 1 से लेकर के 266 जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आता था। टोटल जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टोटल सेक्शन कितना था? सेक्शन 1 to 266। उसी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट, उसी के अंदर सेल ऑफ गुड्स से, उसी के अंदर लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और उसी के अंदर लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप था। लेकिन 1930 में जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 1 to 266 था, उसमें से सेल ऑफ गुड्स को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, और उसका अलग से एक सेक्शन बना दिया गया सेक्शन 76 to 123, और इसका नाम दे दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसी तरीके से बेटा यहां पे भी ये जो पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड जो लॉ बना था बेटा, उसको भी अलग कर दिया गया और उसको अलग से बता दिया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके सेक्शंस को सेक्शन 239 और 266 में अलग कर दिया गया, है ना? आई बात समझ में? आई बात समझ में कि क्यों मैंने यहां पे था बोला था सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 76 to 123। मैंने था इसलिए बोला था क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट उस दौर में जिस वक्त ये बना था बेटा, 1872 का लॉ है, उस वक्त जो था बेटा ये सेक्शन 1 to 266
इसी के अंदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात होती थी, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल ऑफ गुड्स की भी बात होती थी, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात होती थी, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसी सेक्शंस के अंदर जो है वो पार्टनरशिप की बात हुआ करता। लेकिन इसको अलग अलग कर दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेक्शन 76 टू 123। पार्टनरशिप लॉ के लिए अलग से एक एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और सेक्शन को सेक्शन 239 टू 266। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो बेटा, अब हम लोग सेक्शंस तो समझ लिए कि सर बेयर एक्ट के अंदर ये सेक्शन लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहां पे? सेक्शन 1275। आई बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? अभी हमने सारे सेक्शंस के बारे में समझा, बेयर एक्ट के अंदर कौन किस सेक्शंस में बटा हुआ है। अब हम लोग पर्टिकुलर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। सेक्शन 1275 जो है बेटा, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करता है। क्या बात करता है? सेक्शन 1 बोलता है एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन की बात करता। सर क्या मतलब हुआ इसका? सेक्शन 1 जो है बेटा, वो एक्सटेंट और एप्लीकेशन की बात करता है। चलिए, सेक्शन 1 कहता है कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहा है। देखो बेटा, थोड़ा सा इसके पीछे कहानी समझो। कहा गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 apply whole of India except state of जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोला गया दोस्त? जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ JNK। सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये सर इंडिया का कानून है, और सर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है ये एप्लीकेबल नहीं। पूरे देश में अप्लाई होगा ये लॉ, लेकिन सिर्फ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ऐसा क्या बात है सर? देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक हेडिंग्स है बेटा, मतलब सेक्शन है, जिस सेक्शन का नाम था, सॉरी आर्टिकल कह सकते हो उसको, सॉरी आर्टिकल 370 370। सर क्या बोलता है? आर्टिकल 370 ये बोलता है, ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है तो वो हमारे भारत का ही हिस्सा है ना। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? कौन दे रहा है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, संविधान आर्टिकल 370 दे रहा है कि आपको हम स्पेशल स्टेट का दर्जा देते हैं, है ना। आप स्पेशल हैं, स्पेशल स्टेट, स्पेशल कैटेगरी में आपको रखा गया। इसलिए जब तक आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में था, है ना, भला हो हमारे
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इस आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया, डेमोलिश कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया और बोला कि जिस तरीके से सारा का सारा कानून जो है वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, वो भी कानून जो है जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। क्या बोला उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया और स्क्रैप करने के बाद बोला कि जैसे बिहार, बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मतलब जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में बेटा, हमारे देश में, उनके जैसा ही अब क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। कोई भेदभाव नहीं, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं, जैसे हम वैसे आप। अब आप जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर सकते हैं, अब आप शादी कर लीजिए अपनी वहां जाकर, आप वहां पे अपनी प्लॉट खरीद लीजिए, बिल्डिंग खरीद लीजिए, जो करना है कर लीजिए। जिस तरीके से आप अपने स्टेट के अंदर फ्रीली जो काम करते हैं वही अब आप जम्मू एंड कश्मीर में भी जाकर के वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 370 था तब आप रिस्ट्रिक्ट थे, मींस किसी दूसरे स्टेट का आदमी जाकर के वहां पर किसी भी तरीके की गतिविधि नहीं कर सकता था। वहां का कानून अलग ही था और वहीं पे वो सिर्फ एप्लीकेबल होता था। और इंडिया का कानून जो है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लाई होता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद, है ना, आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या डेफिनेशन हो गया बेटा, डेफिनेशन ये हो गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई whole of India, including Jammu and Kashmir, including state of Jammu and Kashmir। कितनी अच्छी बात है बेटा ये, है ना, इंक्लूडिंग जम्मू एंड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले हम लोग पढ़ते थे, बिफोर आर्टिकल 370 जब नहीं हटा था तो हम पढ़ते थे एक्सेप्ट, इसके अलावा। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं इंक्लूडिंग। क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग, मतलब जो कानून हमारे देश में इंडिया में एप्लीकेबल, वही कानून जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि हम जैसे वो भी वैसे ही, हम दोनों भाई भाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे के पार्ट में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, है ना, ताकि मेरा और हौसला जो है वो बढ़े और मैं आपके लिए और वीडियोस में बनाता चला जाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच।